इसको बहुत परेशानी है, दिक्कत है, तो मैं जो बन पड़ा मदद करने का प्रयास करता हूँ कि पढ़ लिख करके जिस दिन झारखंड का नौजवान राजनीति को पहले ऑप्शन के रूप में ऑप्ट करेगा, और झारखंड की राजनीति और देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलेगी। राजनीति की शुरुआत मेरी 1988 से हुई। मैंने स्कूली शिक्षा जैना मोड़ में बांदड़ी हाई स्कूल है, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया है। मैंने हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा 2 साल का दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। अगर ईमानदारी से आप सार्वजनिक जीवन जीते हैं तो परिवार के लिए आपके पास समय नहीं होता है। यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भी भीख मुझे दे दे, कुरु राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। जोहार। झारखंड विधानसभा टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जाने अपने विधायक को। इस क्रम में आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं जो अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं, धारदार भाषण के लिए जाने जाते हैं और जनता की समस्याओं को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं, जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे चर्चित हस्ती हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिरंची नारायण। बिरंची नारायण जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप अपना परिचय झारखंड विधानसभा टीवी में स्वयं दें। मेरा नाम बिरंची नारायण है और मैं बोकारो विधानसभा से विधायक हूँ, दूसरी बार का विधायक हूँ, और विधानसभा में विरोधी दल में मुख्य सचेतक की जवाबदेही है। मेरे पिताजी का नाम श्री सदानंद प्रसाद, फिर मेरी माताजी श्रीमती लीला देवी, मेरी पत्नी श्रीमती नीना नारायण और 2 बच्चे परी और मोक्ष हैं। आपका जन्म स्थान कहाँ है और जन्म तिथि क्या है? मेरा जन्म स्थान जैना मोड़ बोकारो जिले में एक छोटा सा कस्बा है, वो मेरा जन्म स्थान है, और मेरी जन्म तिथि 1 फरवरी 1971 है। आप अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से मानते हैं? देखिए, बात 1987-88 की है, जब खालिस्तान आंदोलन सर चढ़ के बोल रहा था पंजाब में, और इस्लामिक जो आंदोलन था वो पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद था जम्मू कश्मीर में, तो मैं देखता था कि कोई भी ऐसी घटना होती थी तो आखिर ये बीजेपी वाले ही पाकिस्तान का झंडा क्यों जलाते हैं। फिर वो लोग नारा लगाते थे कि धारा 370 समाप्त करना है। वो नारा लगाते थे जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। तो ये सब बातें बड़ा प्रेरित करती थी, और मुझे लगता था कि कोई ना कोई समय एक और नारा लगता था, एक देश एक प्रधान। हाँ, एक देश में लगता था, एक प्रधान एक संविधान, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, ये नारा लगता था। तो 1988 की बात है, तब मैं बड़ा प्रभावित होकर, और मुझे लगा कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे बढ़ के इन चीज़ों पे आगे आते हैं, ना कांग्रेस आती है और ना वामपंथी आते हैं। तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के प्रति बढ़ता गया और मैं बीजेपी के प्रखर राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर राजनीति में कदम रखा। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? मैंने स्कूली शिक्षा जैना मोड़ में बांदड़ी हाई स्कूल है, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया है। इंटरमीडिएट मैंने चास कॉलेज चास से किया है। ग्रेजुएशन मैंने समाज शास्त्र में प्रतिष्ठा रांची कॉलेज रांची से किया है, और मैंने हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा 2 साल का दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। तो चलिए, आप जर्नलिज्म से भी जुड़े रहे, जर्नलिज्म में आपकी रुचि रही है, और आपके बारे में कहा जाता है कि आप संगठन के आदमी हैं। तो संगठन के आदमी हैं, कहाँ से आप अपना करियर शुरू करते हैं? देखिए, मैं विशुद्ध रूप से स्वयंसेवक हूँ, और मैं मेरे पिताजी की उंगलियां पकड़ के जब मैं 4-5 साल का था तो डॉक्टर जगन्नाथ शाही जी वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तो इन दोनों की उंगलियां थामकर संघ स्थान गया और विशुद्ध रूप से स्वयंसेवक हूँ। राजनीति की शुरुआत मेरी 1988 से हुई, जब मैं विधिवत भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना। मैं 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चे का मंडल का, बोकारो में जरीडी एक मंडल है, मंडल का मैं उपाध्यक्ष रहा। मैं जिले का अध्यक्ष रहा युवा मोर्चे का बीजेपी का। मैं प्रदेश प्रवक्ता था, फिर युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष रहा मैं झारखंड का। मुझे सौभाग्य है कि झारखंड बनने के बाद पहला अध्यक्ष झारखंड का मैं था, और उसके बाद जब माननीय रघुवर दास जी प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनकी
कमेटी में मैं प्रदेश मंत्री था पार्टी में। फिर बाद में पीएन सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष बने, तो पीएन सिंह जी कमेटी में मैं प्रदेश का प्रवक्ता था। फिर रघुवर दास जी अध्यक्ष बने, तो मैं 2 प्रवक्ता फिर होने लग गए पहली बार झारखंड में, जिसमें मैं और संजय सेठ जी थे। बाद में श्रीमान रविंद्र राय जी की कमेटी में मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष था। तो मेरा जो संगठन आयु है, आप कह सकते हैं लगभग 35 वर्षों का संगठन आयु विशुद्ध रूप से पार्टी में, और 50 से ज़्यादा वर्ष हो गए संघ में। तो एक लंबा समय आपका बीता। तो बचपन में राजनीति में आना चाहते थे बचपन से ही, कि बाद में राजनीति में आने की, या बचपन में कुछ और बनने की इच्छा थी? नहीं, मैं बचपन में तो ऐसा लगता था कि मुझे क्रिकेट में बहुत रुचि थी। तो लगता था कि इसमें किस्मत आजमाऊं, भाग्य आजमाऊं। मैं स्थानीय लेवल पे क्रिकेट खेला करता था, लेकिन उस समय उन दिनों क्रिकेट में बहुत भविष्य दिखता नहीं था। जैसे आज आईपीएल के कारण बहुत हाँ, ज्यादा बहुत सारे अवसर है अभी, बहुत सारे। हमारे बोकारो का एक बच्चा है कुशाग्र, उसे आईपीएल में उसका 7 करोड़ 20 लाख का पैकेज मिला। तो फिर लगा कि नहीं, ये जो है इसमें आगे बढ़ना खतरे की घंटी के समान है। तो मैंने अपने आप को सिमटाया, और मैंने आपको कहा कि बीजेपी के राष्ट्रवाद ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और एक चीज़ बार बार लगता था कि लोग राजनीति को कोसते हैं और कहते हैं कि ये राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है। तो मुझे लगता था कि नहीं, पढ़ लिख कर लोगों को राजनीति करना चाहिए। राजनीति का दुर्भाग्य ये है कि आज पढ़ लिख के नौजवान आते हैं और आखिरी ऑप्शन के रूप में किसी न किसी पार्टी का झंडा थाम लेते हैं। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है कुछ भी, जो ये कहते हैं कि राजनीति गंदी चीज़ है। मैं कहता हूं कि पढ़ लिख करके जिस दिन झारखंड का नौजवान राजनीति को पहले ऑप्शन के रूप में ऑप्ट करेगा, तो झारखंड की राजनीति और देश की राजनीति की दिशा और दशा बदल जाएगी। राजनीति छात्र जीवन में कह सकते हैं, छात्र जीवन में कोई ऐसी घटना जो आपको लगे कि नहीं, हम समाज सेवा में ही जाएं और समाज में बदलाव करें? नहीं, छात्र जीवन में इस प्रकार की कोई बात नहीं मेरे मन में है, लेकिन इतनी जरूर थी कि मैं स्वभावतः समाज सेवी हूँ। यदि किसी को कोई परेशानी हो गई, किसी को कोई कष्ट हुआ, तो लगता था कि इसको कैसे मदद की जाए। तो इस प्रकार की कोई घटना नहीं मेरे जीवन में घटी है जिसे मैं आपके समक्ष रख सकूं, लेकिन इतना जरूर है कि कोई अगर परेशान है, कोई अगर किसी को लगा कि नहीं इसको बहुत परेशानी है, दिक्कत है, तो मैं जो बन पड़ा मदद करने का प्रयास जरूर। उस दौरान कोई लेक्चर वगैरह या कोई राजनेता का भाषण जो प्रेरित किया हो कि भाई इस तरह से हमें भी बनना है? नहीं, वो तो सच पूछे तो मैं क्या, देश के असंख्य लोग स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण के दीवाने थे। मैं रांची कॉलेज का छात्र था। आप कब पहली बार उनका भाषण सुना? मैं रांची कॉलेज का छात्र था और मोराबादी मैदान में अटल जी आए थे। तो मुझे याद है कि अटल जी ने आते ही कहा, वो लाइन मुझे आज भी याद है। अटल जी ने कहा कि बहनों भाइयों, मैं रांची आया तो आकर मुझे कहा गया कि रांची में रैली है, लेकिन यह रैली नहीं, ये तो रैला है, और लालू प्रसाद जी आपके लिए बहुत बड़ा झमेला है। मुझे उनकी तुकबंदी बड़ा आनंद आया। मैं क्या, लाखों लोग उनके दीवाने, करोड़ों लोग उनके दीवाने थे। तो अटल जी के भाषण बहुत प्रभावित करते थे। राजनीति के अलावा आपकी अभिरुचि किन क्षेत्रों में? देखिए, मैं फिल्म देखना पसंद करता हूँ। मुझे फिल्मों से बड़ा लगाव है, शौक है, और जब भी समय मिलता है, पहले तो सिनेमा हॉल जाया करता था, लेकिन अब सिनेमा हॉल जाने का टाइम मिलता नहीं है। तो नेटफ्लिक्स का ज़माना है और कई चैनल आ गए हैं, तो घर में जब भी अवसर मिलता है तो श्रीमती जी के साथ बैठकर आज भी प्रयास करता हूँ कि फिल्में देखी जाए। क्रिकेट का बहुत शौक रहा है। मैं झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का लाइफ मेंबर भी हूँ। तो इस नाते बोकारो में हमारा क्रिकेट आगे बढ़े, झारखंड का क्रिकेट आगे बढ़े, एक बड़ा मंच है, अवसर मिलता है काम करने का। क्रिकेट में आप किसके दीवाने या किस खिलाड़ी को ज्यादा पसंद करते? देखिए, मेरे जमाने में जब मैं खेलता था तो उस समय सुनील गावस्कर और चेतन चौहान ओपनिंग किया करते थे, तो क्रिकेट थोड़ा स्लो होता था। फिर श्रीकांत आ गए तो थोड़ा धुआंधार होने लग गया। फिर बाद में
सचिन तेंदुलकर आ गए तो मत पूछिए, सचिन तेंदुलकर आ गए, उनके पहले अजहरुद्दीन आ गए थे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, बाद में जब धोनी का जमाना आया तो जिन धोनी के नाम से पूरा झारखंड जाने लगा। अब कहीं भी हम लोग बाहर जाते हैं, आज कहाँ से आए हैं तो झारखंड से, अच्छा धोनी के प्रदेश से। तो धोनी साहब का जलवायु कुछ और है, महेंद्र सिंह धोनी के। तो हम क्या, झारखंड क्या, पूरा देश दीवाना है, पूरा दुनिया दीवाना है। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए अपने परिवार के लिए आप कितना समय निकाल पाते हैं? देखिए, मैं सच कह रहा हूं कि अगर ईमानदारी से आप सार्वजनिक जीवन जीते हैं तो परिवार के लिए आपके पास समय नहीं होता है। और आपका पूरा परिवार तो पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, पूरा प्रदेश के। वही कह रहा हूं कि व्यक्तिगत आपके लिए आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके बच्चे, वो फिर सेकेंडरी हो जाते हैं। अब मेरा विधानसभा इतना बड़ा है, 5,38,000 वोटर है मेरे विधानसभा में। अब सोचिए, इतना बड़ा परिवार है। अब वही परिवार, मेरा परिवार, श्रीमती जी को शिकायत रहती है कि आपने तो परिवार, आपको याद भी है, कभी कभी कहती हैं आपको याद है आपके बच्चे किस क्लास में है। और मैं सच कहता हूं कि पहले भूल जाया करता, दिमाग से उतर जाती थी बातें, मेरी बिटिया किस क्लास में, मेरा बेटा किस क्लास में। लेकिन अब दिमाग में जोड़ डाल के रखता हूं कि हाँ, मेरा बेटा इस क्लास में गया, मेरी बिटिया इस क्लास में गई है। सच्चाई है कि परिवार के लिए समय नहीं मिल पाता, जिसका बेहद अफसोस रहता है। आपकी पत्नी क्या करती हैं और उनका क्या नाम हो? देखिए, श्रीमती जी पूरी तरह से हाउसवाइफ हैं। वो पहले शिक्षिका थी, धनबाद में डिनोबलिक स्कूल है, उसमें पढ़ाया करती थी। शादी के बाद वो पूरी तरह से हाउसवाइफ हो गई और मुझे बहुत सहयोग करती हैं। और मैं कभी कभी, बोकारो के लोग मजाक में कहते हैं कि बोकारो में तो 2 विधायक, श्रीमती जी बहुत सहयोग करती हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी छत्तीसगढ़ चुनाव में 1.5 महीने था, कर्नाटक चुनाव में 1 महीना था, लगभग 20 दिन त्रिपुरा चुनाव में था, या कहीं भी बाहर प्रवास पे जाता हूँ तो जितना भी शादी ब्याह हुआ या कोई सामाजिक कार्यक्रम हुआ, श्रीमती जी 100% अटेंड करती हैं। पॉलिटिकल कार्यक्रम में वो नहीं जाती हैं, लेकिन सामाजिक हर वो कार्यक्रम में जाती हैं, और जिससे मुझे बहुत ताकत मिलता है। उनका क्या नाम हो? उनका नाम श्रीमती नीना नारायण है। चलिए, तो आपके जीवन में उनका बड़ा महत्व है और आपको आगे बढ़ाने में भी उनकी बड़ी भूमिका है। और जो कहा जाता है कि किसी मर्द को आगे बढ़ने में महिला की भूमिका होती है, वो चरितार्थ कर रहे हैं। रूप से आप अपने क्षेत्र की समस्या का जब निराकरण नहीं कर पाते हैं तो कैसा आप महसूस करते हैं? नहीं, बहुत कुंठित हो जाता हूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है कहते हुए कि इस प्रकार की बहुत समस्याएं मेरे क्षेत्र में बची नहीं है। जब मैं 2014 के दिसंबर में विधायक बना तो बोकारो के बुद्धिजीवियों के साथ बैठा, टेक्नोक्रेट्स के साथ बैठा, एडवोकेट्स के साथ बैठा, डॉक्टर्स के साथ बैठा, चेंबर्स के साथ बैठा, व्यवसायियों के साथ बैठा, टीचर्स के साथ बैठा, पत्रकारों के साथ बैठा, और बैठ के उनके साथ मैंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि आखिर बोकारो को चाहिए क्या। तो जिसमें मुझे लोगों ने सुझाव दिया कि आपको बोकारो में एक एयरपोर्ट लाना है, बोकारो में अपना मेडिकल कॉलेज हो, बोकारो में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बोकारो में एक गरगा पुल हुआ करता था जो हमेशा जाम लगा रहता था, उसको, इस पुल को बनवाना है, एक टाउन हॉल चाहिए बोकारो में। तो इन मुद्दों पे मैं काम करना शुरू किया, और कहते हुए अच्छा लग रहा है कि आज गरगा नदी पर जो पुल लगातार जाम रहता था, तो वो पुल तो बन ही गया। अभी 1 दर्जन पुल पिछले 9 सालों में लगभग मैंने सिर्फ गरगा नदी और बोकारो में अपने विधानसभा क्षेत्र में बनवाया है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की नींव किसी भी समय पड़ जाएगी। नहीं, 2 ऐसे काम बताइए जिससे आपको बहुत संतुष्टि मिली हो कि ये 2 काम मैंने करा दिया, इससे बहुत। जी, वही कह रहा हूँ कि एयरपोर्ट हमारा 28 फरवरी को ऑपरेशनल होने जा रहा है, 28 फरवरी 2024 को ऑपरेशनल होने जा रहा है। और मेडिकल कॉलेज के लिए भी पिछले दिनों लगभग 1 सप्ताह पहले झारखंड सरकार के कैबिनेट ने इसे पारित कर दिया है। और 2 दिन पहले भी मैं अधिकारियों से मिला और मिलकर उनसे आग्रह किया कि मार्च महीने में कभी भी आचार संहिता लग जाएगा तो उसके पहले इसका टेंडर की प्रक्रिया का संपादन कर लीजिए, निष्पादन कर लीजिए, ताकि वर्षों वर्षों का सपना बोकारो वासियों का पूरा हो जाए। तो ये 2 काम, एक तो मेडिकल कॉलेज और एक एयरपोर्ट, दोनों लगभग होने की स्थिति में। 2 काम का अफसोस मुझे बहुत है जो मैं नहीं करा पा रहा हूँ। एक तो बोकारो में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाना था जी। अमिताभ चौधरी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे,
कुछ राजनीति हो गई उसमें। सेल से हमने 20 एकड़ 17 डिसमिल जमीन दिलवाया। अभी वो काम रुका पड़ा है, जिसका बहुत अफसोस है मुझे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में उस पर लगूंगा। साथ ही हमारा जो बोकारो विधानसभा क्षेत्र है वो मिक्स्ड कल्चर का क्षेत्र है। बड़ी संख्या में विस्थापित बंधु उस क्षेत्र में हैं। तो वो उनका दुर्भाग्य देखिए कि वो एमपी चुनते हैं, वो एमएलए चुनते हैं, लेकिन वो मुखिया और पंचायत समिति नहीं चुन सकते। तो मैं लगातार विधानसभा में इस मुद्दे को उठाता रहा, मेरी सरकार में भी और वर्तमान सरकार में भी। लेकिन दुर्भाग्य कि उन विस्थापित बंधुओं का उनके साथ न्याय नहीं हो पाया और आज भी उनका जीवन स्तर बद से बदतर है। इसका मुझे बहुत अफसोस है। आप विधानसभा के समिति के सभापति और सदस्य भी रहे हैं। इस क्षेत्र में आपका क्या योगदान? देखिए, मैं 2015 में 1 साल एस्टिमेट कमेटी का चेयरमैन था। उस दरमियान मैंने कई जिलों का दौरा किया। मेरा मानना है कि जो विधानसभा की कमेटियां हैं, इसको और ताकत देने की आवश्यकता है। तात्कालीन विधानसभा अध्यक्ष जी को मैंने बोला भी था कि कमेटियां जब विधानसभा नहीं चलती हैं तो एक्टिवेट रहती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप इसको और ताकत दीजिए, क्योंकि आपके ताकत दिए बगैर इन कमेटियों का कोई बहुत ज़्यादा औचित्य रह नहीं जाता है। मैंने एक वहाँ पे अमानत बराज था, उसे चालू कराने के लिए एडी चोटी एक कर दिया, लेकिन परेशानी ये आई कि मैंने ताकत लगाया तो सेक्रेटरी बदल गए तो फिर जो फॉरेस्ट सेक्रेटरी है उन्होंने अड़ंगा डाला, वो बदल गए, वो आए। तो कहने का अर्थ है कि कमेटियां अच्छी हैं, लेकिन इसको थोड़ी ज़्यादा ताकत देने की आवश्यकता है ताकि वो अपने उद्देश्य में सफल हो। नहीं तो अमूमन मुझे ऐसा लगता है कि घूम फिर करके आ गए तो बस थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाता है। आप पत्रकार भी रहे हैं, पत्रकारिता की डिग्री भी आपने हासिल की है, तो किन पत्रकारों ने आपको प्रभावित किया देश के? मेरा सौभाग्य है कि मैंने प्रभास जोशी जी के साथ मुझे रहने का मौका मिला कुछ दिनों तक। मुझे एसपी सिंह साहब, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जन्मदाता हैं भारत में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जन्मदाता है भारत में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जन्मदाता है, जो पहले 20 मिनट की आज तक सप्ताह में 1 दिन लेकर आए थे। उनके साथ मुझे रहने का सौभाग्य मिला। हम उनके साथ काम कर चुके हैं। वो जब हम नवभारत टाइम्स में थे तो मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर थे। हम उस समय सब एडिटर थे नवभारत टाइम्स पटना में, तो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। बाद में जब उनका निधन हुआ तो मैं तो निगम बोध घाट पे उनके दाह संस्कार के समय भी, अंत्येष्टि के समय में था। मुझे आलोक मेहता जी के साथ हिंदुस्तान अखबार में जब मैं प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में था तो आलोक मेहता जी के साथ, मृणाल पांडे जी के साथ भी काम। आलोक जी हमारे संपादक भी रहे। क्या बात है। संजोग है। और यहाँ रांची में जब मैं पत्रकारिता का छात्र था तो पद्मश्री श्री बलवीर दत्त जी, राष्ट्रवादी जी, तो उनके देश प्राण के लिए मैं सॉफ्ट स्टोरी करके दिल्ली से भेजा करता था। कभी कभी वो छाप भी दिया करते थे। तो आप किनको पढ़ना पसंद करते थे, जैसे साहित्य में या अंग्रेजी साहित्य या हिंदी साहित्य? देखिए, मैं विशुद्ध रूप से हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा और मुझे फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल, उनका जो ग्रामीण परिवेश, प्रेमचंद का गोदान मैंने कई बार पढ़ा। इसके साथ रामधारी सिंह दिनकर जी की जो राष्ट्रवादी कविताएं हैं, उनका कुरुक्षेत्र, करके रश्मि रथी, उनका कुरुक्षेत्र मैंने कई बार पढ़ा। तो संस्कृति के 4 अध्याय, बल्कि रामधारी सिंह दिनकर जी की जो पुस्तक है वो तो मैं आज भी सिरहाने लेकर सोता हूँ। जब मन किया तो एक बार रश्मि रथी उलट कर देख लिया, और जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो उसकी कुछ पंक्तियां याद हो तो? यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भी भीख मुझे दे दे, कुरु राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। तो कई अद्भुत है। ये प्रसंग उस समय का है जब गई थी कुंती कर्ण को मनाने, ये उस समय का प्रसंग है। तो कई बहुत आनंद आता है रश्मि रथी पढ़कर, और कई ऐसे उसके जो दोहे हैं वो हम राजनीतिज्ञों के लिए तो रामबाण है, हम लोग उदाहरण देते हैं, उसमें उपयोग में लाते हैं। कहा भी जाता है कि भाई दोस्त 2 तरह का होना चाहिए, एक
कृष्ण की तरह एक कर्ण की तरह, कृष्ण की तरह दोस्त जो आपके वो विजय दिला दें, और कर्ण की तरह जो जानता है कि हार रहे हैं फिर भी साथ बावजूद दें। भी आपके साथ है। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और बहुत विस्तार से आपने चीज़ों को रखा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक को इससे लाभ मिलेगा, और फिर हम अगली बार मिलेंगे आपसे किसी नए शख्सियत के साथ, किसी नए मेहमान के साथ। तब तक आपसे विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार। जोहार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।